वेलकम टू टेस्ट वीडियो। आज हम देखेंगे 56 59 बिहार पीएससी बीपीएससी का एग्ज़ाम जो 2015 में हुआ था। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदारो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? बी ए स्मिथ, आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित तथा एम एस वत्स हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे, जबकि बी ए स्मिथ विश्व इतिहासकार थे जिन्होंने भारत के इतिहास से संबंधित कई पुस्तकों की रचना की, जिसमें द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर्ट ऑफ इंडिया, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। 35 वर्ष की आयु में बोधगया में निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत गौतम बुद्ध ने सारनाथ वाराणसी में अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया। यह घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाते हैं। वे 5 ब्राह्मण जिन्हें बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिए थे कौटिंग, बाप्य, भद्रिक, अश्वजीत और महानाम थे। क्वेश्चन नंबर 3, इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनीज। मौर्य कालीन इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई इंडिका है। इसे यूनान के शासक सेल्यूकस ने अपना दूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। विष्णुगुप्त चाणक्य का उपनाम था। प्लिनी एक यूनानी यात्री था तथा लेखक था, जिसने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में भारत की यात्रा की और नेचुरल हिस्ट्री के नाम से यात्रा वृत्तांत लिखा। डायमेकस सीरिया के शासक एंटिओकस प्रथम का राजदूत था, जो मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त 335 से 75 ईस्वी में शासन किए थे। समुद्रगुप्त को कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। इसी कारण प्रसिद्ध इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी। समुद्रगुप्त कभी हारा नहीं था युद्ध में। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन तथा जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। क्वेश्चन नंबर 5, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ह्वेनसांग ने। भारत में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने तथा बौद्ध तीर्थ स्थलों के दर्शन के उद्देश्य से बौद्ध भिक्षु व चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के समय भारत की यात्रा की। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया तथा वहाँ का उपकुलपति भी रहा। उसका यात्रा वृत्तांत सी यू की जर्नी टू द वेस्ट के नाम से विख्यात है। जर्नी टू द वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 6, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात कुमारगुप्त प्रथम शासक बना। इसने नालंदा में एक विहार की स्थापना करवाई, जो भारत में नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा जाता है। पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 7, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद। 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान राज्य के अजमेर में स्थित एक मस्जिद है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान एवं गुलाम वंश के संस्थापक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श उपनाम से भी जाना जाता है। इसने कुतुब मीनार का निर्माण भी शुरू करवाया था। क्वेश्चन नंबर 8, तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की में। तुजुक-ए-बाबरी या बाबरनामा भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की आत्मकथा है। बाबर ने इसे तुर्की भाषा में लिखा। बाबर पितृपक्ष से तैमूर तथा मातृपक्ष से चंगेज खां का वंशज था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में 5 मुस्लिम राज्यों बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात एवं बहनी तथा 2 हिंदू शासकों मेवाड़ व विजयनगर का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 9, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हकीम खान। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप व मुगल शासक अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह, आसफ खान एवं राजपूत सेना का नेतृत्व स्वयं महाराणा प्रताप एवं अन्य सरदारों, जिसमें अफगान सरदार हकीम खान सूर प्रमुख था।
क्वेश्चन नंबर 10, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 में पूना के पास शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के राज्य की राजधानी रायगढ़ महाराष्ट्र में थी। क्वेश्चन नंबर 11, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। गवर्नर जनरल के पद पर कैनिंग की नियुक्ति 1856 ईस्वी में हुई थी। 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में एक अधिनियम पारित कर भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। वायसराय के पद पर कैनिंग 1858 से 1862 ईस्वी तक रहा। क्वेश्चन नंबर 12, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? चौरी चौरा। कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1920 में पास हुए असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव को नागपुर में 1920 में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। फरवरी 1922 में गांधी जी ने वायसराय को एक पत्र लिखकर धमकी दी कि यदि एक सप्ताह के अंदर सरकार की उत्पीड़नकारी नीतियां वापस न ली गई तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाएगा। समय सीमा पूरी होने से पहले उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर 4 फरवरी 1922 को पुलिस के 23 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया गया। इससे आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। क्वेश्चन नंबर 13, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। ब्रिटिश संसद द्वारा 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई, जिसे 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया। इसके विरोध में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की, में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा सरोजिनी नायडू थी। इन्होंने दिसंबर 1925 में कानपुर में हुए कांग्रेस के 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1847 में इंग्लैंड में जन्मी एनी बेसेंट को 1917 ईस्वी में कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्षा होने का गौरव प्राप्त हुआ। इन्होंने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। भारत में वह थियोसॉफिकल सोसाइटी से गहन रूप से जुड़ी रही तथा उन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र भी निकाला। क्वेश्चन नंबर 15, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट में। मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में उन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में हुए सोशलिस्ट कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम तिरंगा ध्वज लहराया। उन्होंने इंग्लैंड में भारतीय युवाओं को संगठित किया तथा फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकालकर अपनी क्रांतिकारी भावनाओं की मुखर अभिव्यक्ति आरंभ की। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? चंपारण में। तीनकठिया प्रथा के विरुद्ध भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी द्वारा 1917 में बिहार के चंपारण में किया गया। चंपारण सत्याग्रह का गांधी जी द्वारा सफल नेतृत्व किए जाने से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि से सुशोभित किया था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि से सुशोभित रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, 1922 में गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। देशबंधु के उपनाम से विख्यात चित्तरंजन दास ने 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता की। मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किया। क्वेश्चन नंबर 18, 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। 1920-22 के असहयोग आंदोलन से पहले गांधी जी ने चंपारण, खेरा व अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का सफल नेतृत्व किया था। इसके कारण बिहार में यह प्रचलित मान्यता थी कि उन्हें अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, उनकी जीत होगी। क्वेश्चन नंबर 19, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा। राहुल सांकृत्यायन, जिनका वास्तविक नाम केदार पांडे था, लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के छपरा में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया एवं जेल गए। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। ऑप्शन बी, 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की, पैसे से नहीं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी, 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने पैसे से अंग्रेजी की मदद की, आदमियों से नहीं। 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेजों का विरोध किया। ऑप्शन ए सही है। 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। बिहार के कुछ राजाओं एवं जमींदारों 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की आदमी तथा पैसे से मदद की थी। उनमें दरभंगा, डुमरांव और हटवा के राजा तथा जमींदार सम्मिलित थे। क्वेश्चन नंबर 21, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। उनकी मृत्यु से ठीक पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं एन.जी. रंगा ने 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले वर्ष 1949 में स्वामी सहजानंद ने ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा का गठन किया था। इस संगठन की मूलभूत मांग भूमि और जलमार्ग सहित ऊर्जा और संपत्ति के सभी सेक्टर का राष्ट्रीयकरण था। क्वेश्चन नंबर 22, किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? पीर मोहम्मद मुनीस ने। पीर मोहम्मद मुनीस हिंदी के प्रसिद्ध लेखक एवं पत्रकार थे। इन्होंने चंपारण क्षेत्र में यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण एवं उनकी दुर्दशा का मार्मिक वर्णन प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 23, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। इस एक्ट द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की मनमानी, दुराचारी एवं ऐश्वर्यपूर्ण गतिविधियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। लॉर्ड नॉर्थ द्वारा प्रस्तुत गोपनीय समिति की रिपोर्ट पर आधारित इस एक्ट के द्वारा भारत में एक सुनिश्चित शासन पद्धति की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 24, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट खालिस्तान की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। यानी नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने 21 नवंबर 1927 को यह चुनौती दी थी कि भारतीय ऐसा संविधान बनाए जो सभी दलों को मान्य हो। भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए 19 मई 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 9 सदस्यीय समिति की स्थापना की, जिसे भारत के संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण करना था। 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। क्वेश्चन नंबर 25, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। 1885 में बंगाल और बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 लागू किया गया था। इसमें भूमि मालिकों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तीसरा, साइमन आयोग की रिपोर्ट पर विचार हेतु लंदन में कुल 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए, जिसमें प्रथम गोलमेज 1930 में 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जबकि B.R. अम्बेडकर एवं तेज बहादुर स्प्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 27, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। सभी में कांग्रेस आंदोलन के नीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। 20वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया कांग्रेस आंदोलन की रणनीति को लेकर शुरू हुई थी। कांग्रेस उद्देश्य और कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी की सुनिश्चित करना था। सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन धर्म दल एवं
नरम दल में हो गया। गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल कर रहे थे, एवं नरमपंथियों का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता एवं सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। क्वेश्चन नंबर 18, कैथरीन मेयो, एल्डस हैक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? वो भी उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी। कैथरीन मेयो, एल्डस हैक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के हालात पर टिप्पणियां लिखी थी। कैथरीन मेयो ने मदर इंडिया व विलियम डिग्बी ने द अवेकनिंग ऑफ इंडिया लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। बिस्मिल्लाह। क्वेश्चन नंबर 30, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? मौलाना हसरत मोहानी ने। प्रसिद्ध उर्दू शायर एवं कांग्रेसी नेता हसरत मोहानी ने 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस फोरम में पहली बार पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की थी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, महानदी कृष्णा एवं कावेरी। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में एरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र से। भारत से होकर बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में एरलुंग जंगबो या सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है। बांग्लादेश की सीमा के अंदर इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। यह बंगाल की खाड़ी में पद्मा नदी के साथ मिलकर गिरती है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्र औसत हेक्टेयर में कितना है? 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति वनों का औसत 0.2 से 0.11 हेक्टेयर मात्र है, जबकि विश्व में वनों का औसत प्रति व्यक्ति आकलन 0.6 हेक्टेयर है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? बिहार में। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से केवल 56.03 लाख हेक्टेयर पर ही वास्तव में कृषि होती है। सर्वाधिक फसल सघनता बक्सर में 82.7% तथा न्यूनतम दरभंगा में 1.14% है। क्वेश्चन नंबर 35, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? कृष्णा पर। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना आंध्र प्रदेश के गुंटूर एवं तेलंगाना के नलगोंडा जिलों की सीमा पर कृष्णा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? डिगबोई, असम में। असम का डिगबोई क्षेत्र भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। 1901 में यहाँ एशिया की पहली रिफाइनरी की शुरुआत की गई थी। यहाँ अभी तक उत्पादन करने वाला सबसे पुराना तेल कुआं है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह यस्क से संपन्न है? मध्य प्रदेश और उड़ीसा। प्राचीन काल के समय मध्य प्रदेश और उड़ीसा लौह यस्क संपन्न राज्य थे। वर्तमान में लौह यस्क संपन्न राज्य कर्नाटक और उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और लौह यस्क के उत्पादन में राज्य निम्न है: उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं कर्नाटक, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 38, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कोयला। झारखंड राज्य में झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़ आदि क्षेत्रों से उत्तम कोटि का बिटुमिनस कोयला निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, पेनाइल यूरोप, अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है। पुरानी पर्वत श्रृंखला के। यूरोप के पेनाइन, अमेरिका के अपालेशियन और भारत के अरावली पर्वत पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 40, विश्व में एल्यूमीनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? यूएसए। प्राचीन काल के समय एल्यूमीनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका था, जबकि 2020 के आंकड़ों के अनुसार एल्यूमीनियम के शीर्ष उत्पादक देश चीन है 54.29%, ऑस्ट्रेलिया 15.47%, ब्राजील 7.56%, भारत लगभग 5%। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? लंदन। क्वेश्चन नंबर 42, शिशु मृत्यु दर क्या है? हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 43,
विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता ने। भारत में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश बलवंत राय मेहता ने 1957 में की थी। उनकी सिफारिशों के आधार पर ही पश्चिम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का उद्घाटन किया था। प्रश्न नंबर 44 भारत में मध्य अर्धशतक मिड 50s में अपनाए गए महालनोबिस मॉडल प्लान मॉडल का उद्देश्य था भारी उद्योग की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-61 का आधार तत्कालीन योजना आयोग के सदस्य पीसी महालनोबिस द्वारा तैयार किया गया था। इस योजना में उच्च विकास दर प्राप्त करने के लिए आधारभूत एवं भारी उद्योगों पर विशेष बल के साथ तीव्र औद्योगिकरण के जरिए बेरोजगारी समाप्त करने का मुख्य लक्ष्य बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 भारतीय योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी गरीबी रेखा के लिए सही है? 2 3 ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 26 रुपये प्रतिदिन और नगरीय क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 32 रुपये प्रतिदिन। भारत सरकार द्वारा सुरेश तेंदुलकर समिति के संस्तुतियों को मंजूरी दी गई थी जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 26 रुपये प्रति व्यक्ति तथा नगरीय क्षेत्रों में 32 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन गरीबी रेखा निर्धारण किया गया था। रंगराजन समिति का गठन वर्ष 1914 में की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर केंद्र सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसके कारण गरीबी रेखा का आकलन आज भी तेंदुलकर समिति द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा के आधार पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? शुष्क पुष्प कली लौंग पौधे की सूखी हुई शुष्क पुष्प कलिका होती है। यह मलाइका द्वीप का देशज पौधा है किंतु यह अब सभी उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में बहुतायत प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 49 सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है? वित्त मंत्रालय। सरकारी व्यय का नियंत्रण प्राधिकारी वित्त मंत्रालय केंद्रीय वित्त मंत्रालय के निम्नलिखित 5 विभाग हैं: आर्थिक कार्य, व्यय, राजस्व, वित्तीय सेवाएं और निवेश विभाग। इसमें व्यय विभाग केंद्र सरकार की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली है। राज्यों की वित्तीय स्थिति से संबंधित मामलों पर निगरानी रखने वाला एक नोडल विभाग है। क्वेश्चन नंबर 50 भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? कपड़ा। क्वेश्चन नंबर 51 विदेशी मुद्रा जिसे त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है गर्म मुद्रा। शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति वाली मुद्रा को हॉट मनी तथा गर्म मुद्रा कहते हैं। जिस स्थान पर अधिक लाभ मिलने का संभावना होती है वहीं यह स्थानांतरित हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब किसी मुद्रा की तुलना में पूर्ति अधिक होती है तो ऐसी मुद्रा को सरल मुद्रा कहते हैं। इसके विपरीत स्थिति वाली मुद्रा दुर्लभ मुद्रा भी कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 52 भारत में बजट घाटे को पूरा करने के तहत ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया 31 मार्च 1997 को। भारत में बजट घाटे को पूरा करने के तहत ट्रेजरी बिल प्रणाली को 31 मार्च 1997 को समाप्त कर दिया गया था। ट्रेजरी बिल बाद की तिथि पर पुनर्भुगतान की गारंटी के साथ प्रोमिसरी नोट के रूप में जारी किए जाते हैं क्योंकि इन ट्रेजरी बिलों का उपयोग अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है इसलिए वे सरकार को देश की वित्तीय घाटे को कम करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 3 भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1994-95 में। क्वेश्चन नंबर 4 रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? रुपये तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना। रुपये की परिवर्तनीयता के तात्पर्य है कि रुपये तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना। 19 अगस्त 1994 को भारतीय मुद्रा रुपये को भुगतान संतुलन के चालू खाते के लेन देन के लिए पूर्ण परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है। रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार पर लेता है। दोनों गलत है।
बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार पर लेता है, जबकि रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से अल्पकालिक उधार पर लेता है। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधार में शामिल है CRR और SLAR को कम करना, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, ब्याज दर का अधिनियम, तीनों। भारत में वित्तीय क्षेत्र में सुधार दिए गए विकल्पों में सभी के द्वारा किया जाता है। दिए गए विकल्पों में CRR, SLR और ब्याज दर के अभिनियमन द्वारा बाजार में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया है? 2011-12 में। प्रभावी राजस्व घाटा सर्वप्रथम केंद्रीय बजट 2011-12 में पेश किया गया था। यह राजस्व घाटा और पूंजी परिसंपत्तियों की सृजन हेतु अनुदान का अंतर होता है। ब्याज भुगतान एक आइटम है राजस्व व्यय का। राजस्व व्यय में सरकारी विभागों के संचालन पर होने वाले खर्च, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज की अदायगी और राज्य सरकार को दिया जाने वाला अनुदान एवं अन्य अनुदान शामिल है। सामान्यतः राजस्व व्यय ऐसा व्यय माना जाता है जिससे परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 60, HDI 2014 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक रैंक है 135। HDI 2014 के अनुसार भारत का रैंक 135 HDI 0.586 है। वर्तमान में HDI 2021-22 के अनुसार भारत का 132वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों पर विचार कीजिए। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, बाहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो ये सही है, शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जारी करता है, जबकि औद्योगिक श्रमिकों के लिए, कृषि श्रमिकों के लिए व ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किन प्रश्नों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था? 1972, 73, 1976, 77 में। 1950 51 के उपरांत केवल 2 वित्तीय वर्षों 1972-73 एवं 1976-77 में व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में रहा। किसी समय आयात और निर्यात के अंतर को भुगतान संतुलन कहते हैं। किसी देश के आयात और निर्यात के अंतर को भुगतान संतुलन कहते हैं। कॉस्मिक किरणें हैं आवेशित कण। कॉस्मिक किरणें उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं जो अंतरिक्ष के बाह्य भाग में उत्पन्न होते हैं। इनकी गति लगभग प्रकाश की गति के समान होती है और पृथ्वी के चारों तरफ पाई जाती है। अधिकांश कॉस्मिक किरणें आवर्त सारणी में सबसे हल्के तत्वों से लेकर सबसे भारी तत्वों तक परमाणुओं के नामिक में होते हैं। कॉस्मिक किरणों में उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन और अन्य उप परमाणु कण भी शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम। पोटेशियम एक रासायनिक तत्व है, इसका प्रतीक K है। पोटेशियम नीलिमा लिए एक चमकदार श्वेत धातु है। यह वायु में शीघ्र मलिन हो जाता है और गर्म करने पर पिघल जाता है। जल में डालने पर विस्फोट के साथ क्रिया करके बैगनी ज्वाला के साथ जलता है। पोटेशियम को तेल अथवा निष्क्रिय वातावरण में रखा जाता है। अभिक्रिया के आधार पर क्रमशः धातु इस प्रकार है: पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? कार्बन। कार्बन यौगिकों में कार्बन मुख्य घटक है। लाखों की संख्या में कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की प्रधानता है। इसकी प्रमुख संख्या 6 है। इसे C से प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस, जो तरल एवं ज्वलनशील होती है, प्रयोग की जाती है। 67, पादप कली है एक भ्रूणीय टहनी। क्वेश्चन नंबर 68, DNA को जिसने अंतःप्रांत में बनाया? आर्थर कोनबर्ग ने। DNA को आर्थर कोनबर्ग ने अंतःप्रांत में बनाया था। आर्थर कोनबर्ग को 1959 में औषधि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
चिकित्सा के क्षेत्र में डीएनए के प्रणाली जांच संश्लेषण के लिए उन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया। क्वेश्चन नंबर 69। तीव्रता एवं प्रयोक्ता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कारक रोग कैंसर उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? आयनीय विकिरण। आयनीय विकिरण द्वारा कैंसर रोग हो सकता है तथा आयनीय विकिरण द्वारा कई प्रकार के कैंसर रोगों का उपचार भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। रक्त एक तरल पदार्थ है जो ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 71। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण हैं। जल जनित रोग। आंत्रज्वाल टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी जीवाणु से उत्पन्न होती है। रोग दूषित जल एवं दूषित खाद्य पदार्थों से होता है। हैजा कॉलरा विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है जो कि जल खाद्य पदार्थों तथा मक्खियों द्वारा तेजी से फैलता है। टाइफाइड एवं कॉलरा जल जनित बीमारी है। टाइफाइड और कॉलरा जल से होने वाली बीमारी है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा संग्रहित होती है। ग्लाइकोजन वस्तुतः ग्लूकोज का ही मोबिलाइज्ड स्टोरेज रूप ग्लूकोज आधारित पॉलीसेकेराइड है। जब ऊर्जा की जरूरत होती है तो ग्लाइकोजन टूटकर ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है। यह द्वितीय एक दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 73। जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहुक ने। जीवाणु बैक्टीरिया की खोज एंटोनियन ल्यूवेनहॉक ने सन 1676 में की थी। हेरेनबर्ग ने 1838 में इन्हें जीवाणु नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 74। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। जीवों में अत्यधिक विविधता उत्परिवर्तन के कारण होता है। उत्परिवर्तन में एक जीव के डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण विविधता उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 75। कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। कीट संवर्धन कीटों की संख्या में वृद्धि करने वाला विज्ञान है। इसे वर्मी कल्चर कहते हैं। वर्मी कल्चर मतलब वे कीड़े जिनका जीवन चक्र आमतौर पर बगीचों में पाए जाने वाले जीवों से अलग होता है। या वह कीड़े हैं जो सतह पर पाए जाते हैं और उनकी आबादी को बढ़ाने के लिए एक उपचार किया जाता है। ये कीड़े मिट्टी के लिए उर्वरक और प्रोटीन के रूप में रिसाइक्लिंग के लिए जैविक कचरे को बदल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास में प्रजनन करने में समर्थ है? माइकोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा अलैंगिक कोशिका समलैंगिक तथा लैंगिक जनन द्वारा प्रजनन करते हैं। ये ऐसे जीवधारी होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। ये सबसे सूक्ष्म सजीव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण क्रिस्टियन बर्नार्ड द्वारा 3 दिसंबर 1967 को दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 78। वृक्क से प्रति मिनट को औसत रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी। वृक्क किडनी से औसतन प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त का प्रवाह होता है। वृक्क का एक ऐसा अंग है जो पानी के संतुलन को बनाए रखता है और अपशिष्टों को बाहर निकालता है। 79। किस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्र की वार्षिक औसत वृद्धि दर नकारात्मक हो गई थी? 2002-2003। वर्ष 2002-03 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर नकारात्मक हो गई थी। वर्ष 2021-22 के मूल जीबीए में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान 18.8% रहा। क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्षा बीमा योजना भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। यह योजना वर्ष 2007 के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि में शुरू की गई थी। ये सही है। वर्षा बीमा योजना भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा किया गया था। भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड ने 2004 के दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि के दौरान वर्षा बीमा योजना को वर्षा बीमा के रूप में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 81। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40। बिहार में लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं। झारखंड के पृथक होने के बाद बिहार में वर्तमान लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 16 है।
बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? छठ पूजा। छठ पर्व बिहार का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय त्योहार है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के छठे दिन यह पूजा होती है। क्वेश्चन नंबर 83, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए। बिहार के रोहतास जिले में स्थित डालमिया नगर सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जबकि जूट उद्योग के लिए पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा तथा रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए भागलपुर प्रसिद्ध है। भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? चूंकि प्रश्न में गणितीय मात्रा के तौर पर वर्ग मीटर लिया गया है, जबकि वनों का क्षेत्रफल सामान्यतः हेक्टेयर अथवा वर्ग किलोमीटर में आकलित किया जाता है। अतः इस प्रश्न में तकनीकी त्रुटि है। बिहार में वर्तमान में कुल वन क्षेत्र 7381 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 7.84% है। 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार यहाँ 75 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? कटिहार। बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार जिला स्थित है। पटना बिहार की राजधानी है। बिहार राज्य का सबसे बड़ा शहर है। सबसे पश्चिमी जिला कमयूर है। सबसे उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण है। सबसे दक्षिणी जिला गया है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम झील। अनुपम झील बिहार के कैमूर भभुआ जिले में स्थित है, जबकि सुखना झील चंडीगढ़ में, सांबर झील राजस्थान में और कामा झील रूस में स्थित है। इनमें से कौन बिहार का किसान थे? स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद का जन्म 22 फरवरी 1889 को गाजीपुर जिले में हुआ था। इनकी राजनीतिक गतिविधि बिहार में केंद्रित थी। ये किसान नेता, समाज सुधारक एवं लेखक थे। उन्होंने हुंकार नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित किया था तथा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में किया था। यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, तो मैथ पार्ट में देखेंगे। 98 क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा मानसिक स्वास्थ्य नीति पर आरम्भ की गई थी 10 अक्टूबर 2014 को। तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 10 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति का शुभारंभ किया। देश में पहली बार घोषित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति का उद्देश्य सभी स्तरों पर मानसिक स्वास्थ्य के प्रति समझ विकसित करना तथा मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में नेतृत्व को सुदृढ़ करके मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों पर दोष मारने के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के साथ अवसाद, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर सिंड्रोम आदि से पीड़ित व्यक्तियों के लक्षणों को स्पष्ट करने और उपचारात्मक सुविधाएं प्रदान करने का है। क्वेश्चन नंबर 99, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई 11 अक्टूबर 2014 को। ये सब करेंट अफेयर्स में भारत सरकार द्वारा सरकारी सब करेंट अफेयर्स है। देख लेते हैं उस समय का करेंट अफेयर्स कैसा था। 11वीं महानगर कांग्रेस हैदराबाद में आयोजित की गई थी अक्टूबर 2014 में। किस क्षेत्र में भारत अमेरिकी सैन्याभ्यास युद्धाभ्यास 2014 आयोजित किया गया था? रानीखेत उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से राजनीतिक दलों का कौन सा समूह 16वीं लोकसभा के चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाया? डीएमके, आरएलडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीएसपी। क्वेश्चन नंबर 103, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 7 अक्टूबर 2014 को लोक प्रशासन शिक्षा संबंधी विषय और प्रबंधन के लिए 2014 का लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया डॉक्टर एएस पिल्लई को। सब करेंट अफेयर्स है। 104, भारत सरकार द्वारा फरवरी 2014 में गठित 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर। क्वेश्चन नंबर 105, न्यायमूर्ति जेएस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट 2013 संबंधित है महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित कानून में परिवर्तन से। 106, इनमें से किसको 2014 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? पैट्रिक मेडियानो। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक अनुमति देने वाला प्रथम कौन है? स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2014 में अपने सभी वयस्क पुरुषों के लिए सैन्य सेवा को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया? यूएई। क्वेश्चन नंबर 109, वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट 2014 का विषय है वित्तीय समावेशन।
क्वेश्चन नंबर 110, इनमें से किन्हें टाइम पत्रिका में 2014 से 25 सबसे अधिक प्रभावशाली किशोरों की सूची में गिना गया? सभी को। मालिया और ससा ओबामा, केंडाल और केली जेनर, मलाला यूसुफजई। क्वेश्चन नंबर 111, 7वां ब्रिक्स सम्मेलन 2015 में आयोजित होना प्रस्तावित है? यूफा, रूस में। 112, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। 113, अक्टूबर 2014 में भारत 3 वर्षों के लिए सदस्य के रूप में पुनः निर्वाचित हुआ। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए। सब करंट अफेयर्स है। क्वेश्चन नंबर 114, अंगोला, मलेशिया, न्यूजीलैंड, स्पेन और वेनेजुएला 16 अक्टूबर 2014 को गैर स्थायी सदस्यों के रूप में सेवा करने हेतु गए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए। 1 साल पहले 2015 में होता था, 1 साल पहले का वो करंट अफेयर। निम्नलिखित देशों में से किसने फरवरी 2014 के सोची शीतकालीन ओलंपिक खेलों में सबसे अधिक संख्या में स्वर्ण पदक जीते? रूस। 116, इनमें से किस बहुमुखी योग्यता वाले क्रिकेट खिलाड़ी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक तीव्र गति से शतक बनाया? कोरी एंडरसन ने। इंडियन प्रीमियर लीग T20 2014 का विजेता कौन था? कोलकाता नाइट राइडर्स। क्वेश्चन नंबर 118, 17वें एशियन गेम्स 2014 में भारत का स्थान क्या था? 8वां। क्वेश्चन नंबर 119, इनमें से कौन 17वें एशियन गेम्स में पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक विजेता था? योगेश्वर दत्त। क्वेश्चन नंबर 120, 20वें राष्ट्रमंडल खेलों में किस देश ने 5वां स्थान प्राप्त किया? भारत। क्वेश्चन नंबर 121, किसने अपना प्रथम ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस कंपटीशन 2014 महिला एकल जीता? लीना। क्वेश्चन नंबर 122, सैफ टूर्नामेंट 2013 का विजेता कौन था? अफगानिस्तान। 2013 का भी करंट अफेयर था। क्वेश्चन नंबर 123, वर्ष 2013-14 भारत में तिलहनों का कुल उत्पादन क्या है? अभी चेंज हो गया होगा, 32.4 मीट्रिक टन हुआ था। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 124, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन जो जुड़ा हुआ है मानव अधिकारों के संरक्षण से। क्वेश्चन नंबर 125, खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 126, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ। क्वेश्चन नंबर 127, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 128, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? यहाँ से करंट अफेयर्स नहीं है। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 129, सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? कनाडा की। 130, निम्नलिखित नदियों और नहरों का मेल मिलाइए जिन्हें से लेकर होकर ये नदियां बह रही और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन किया। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे तथा जलपोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध रॉटरडैम नीदरलैंड राइन नदी के किनारे अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? लेह शीत मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण भारत का सबसे सूखा क्षेत्र माना जाता है। यहाँ 9.20 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। क्वेश्चन 132, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई? हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 133, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है? गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तिलहन। क्वेश्चन नंबर 135, आर्यन मल्होत्रा कमेटी संबंधित है बीमा क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 136, माइक्रो लघु और मध्य उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से एक निर्माणी क्षेत्र के मध्यम उद्योग हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है? 5 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ से कम। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित समझौते पर विचार कीजिए। दक्षिण एशिया अधिमान व्यापार व्यवस्था 1993, भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता 1998,
दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र 2004, भारत सिंगापुर आर्थिक सहयोग समझौता 2005। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण का एक अंग नहीं है? कृषि आधारित उद्योग। भारत के निर्माण के अंग में जलापूर्ति, आवास, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़क, ग्रामीण टेलीफोन, इसमें कृषि आधारित उद्योग शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 139 में निम्नलिखित योजना पर विचार कीजिए। तो ट्राइसियम आया था 1989 में, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना 1983, जवाहर रोजगार योजना 1989, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम 1993। क्वेश्चन नंबर 140, राष्ट्रीय कृषि नीति 2000, समुद्री मत्स्य नीति 2004, नवीन विदेशी व्यापार नीति 2014, सातवां वित्तीय आयोग 1977-78। 141, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह ने। 142, फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। क्वेश्चन नंबर 143, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 144, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? बड़ौदा में। क्वेश्चन नंबर 145, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? प्रेस अधिनियम 1835 में, पंजीकरण अधिनियम 1867 में, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 में, और समाचार पत्र अपराधों में वृद्धि अधिनियम 1908 में। क्वेश्चन नंबर 146, न्यू लैम्प्स ऑफ ओल्ड लेख श्रृंखला 1893-94 में सर्व हरा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए इस कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 147, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीब वर्ष पहचानिए। 1925, 1925। क्वेश्चन नंबर 141, ओंकोजीन संबंधित है कर्क रोग से। 149, वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम। क्वेश्चन नंबर 150, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों घूमती है। कोपरनिकस। जय हिंद।